नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों पर मतदान, 70% के आसपास हुआ वोटिंग। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद सुलग उठा पाकिस्तान, जगह जगह तोड़फोड़ और आगजनी। और कर्नाटक के बाद अब पीएम मोदी मिशन राजस्थान पर करोड़ों के विकास कार्य का उद्घाटन। पिछले कई दिनों से कर्नाटक में चल रहा घमासान आज विधानसभा चुनाव के वोटिंग के साथ पूरा हो गया। अब शनिवार को आने वाले नतीजों का इंतजार किया जा रहा है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए आज वोटिंग कराया गया। यहां 224 सीटों से 2614 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। कर्नाटक के सभी जिलों में पोलिंग स्टेशन पर सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग अपना वोट डालने पहुंचे। कर्नाटक में शाम 5 बजे तक 65.69% वोटिंग हुआ। कर्नाटक में वोटिंग के दौरान 3 जगहों पर हिंसक घटनाएं भी दर्ज हुई हैं। पुलिस ने बताया कि विजयपुरा जिले के बांसवाना बागेवाड़ी तालुका में लोगों ने कुछ ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को तोड़ डाला। उन्होंने पोलिंग अधिकारियों की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। यहां अफवाह उड़ी थी कि अधिकारी मशीनें बदलकर वोटिंग में गड़बड़ी कर रहे थे। दूसरी घटना पद्मनाभ विधानसभा के पेपैया गार्डन पोलिंग बूथ पर हुई, जहां कुछ युवाओं ने लाठियां लेकर अपने विरोधियों पर हमला किया। इस हमले में वोट डालने आई कुछ महिलाएं भी घायल हुईं। तीसरी घटना बेल्लारी जिले के संजीवा रायना कोटे में हुई, जहां कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई हुई। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद दूसरे दिन भी पाकिस्तान के कई शहरों में जमकर हिंसा हुई, जिसके बाद इंटरनेट बंद कर दिया गया है। वहीं धारा 144 भी लगा दी गई है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में दूसरे दिन भी हिंसा जारी रही। हिंसा की इन घटनाओं में 8 लोगों की मौत की खबर है। पंजाब प्रांत में फौज तैनात कर दी गई है। चांग इलाके में मौजूद न्यूक्लियर फैसिलिटी पर फौज के कमांडो तैनात कर दिए गए हैं। पेशावर में रेडियो पाकिस्तान की इमारत में आग लगा दी गई है। इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने 18 शहरों में हिंसा का एक कॉम्बो फोटो जारी किया है। दूसरी ओर नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की स्पेशल टेम्पररी कोर्ट में इमरान की पेशी हुई। जांच एजेंसी ने 14 दिन का रिमांड मांगा था। जज ने इमरान को 8 दिन की फिजिकल रिमांड पर जांच एजेंसी को सौंप दिया। इसी बीच एजेंसी ने मंगलवार को उन्हें 60 अरब पाकिस्तानी रुपए के घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी ने खान की पत्नी बुशरा के लिए भी गिरफ्तारी वारंट जारी करने की मांग की है। इस्लामाबाद में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। फॉरेन एम्बेसी और काउंसुलेट को स्टाफ को बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। पाकिस्तान के टीवी चैनल दुनिया न्यूज़ के मुताबिक पूरे मुल्क में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। खान पर सरकारी खजाने के तोहफे बेचने के मामले में भी आरोप तय कर दिए गए हैं। अगर वो दोषी करार दिए गए तो ताउम्र चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इस बीच गिरफ्तारी के बाद इमरान के 2 फोटो वायरल हो रहे हैं। पीटीआई कार्यकर्ताओं ने मंगलवार देर रात रावलपिंडी के आर्मी हेडक्वार्टर में तोड़फोड़ की थी। लाहौर में गवर्नर हाउस और आर्मी कमांडर का घर भी जला दिया गया। कई फौजी अफसरों के घर पर भी हमले हुए। पाकिस्तानी फौज के सूत्रों हवाले से कहा कि इमरान खान की गिरफ्तारी से उनका कोई ताल्लुक नहीं है और खान की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक हुई है। देश में जारी हिंसा पर फौज के सूत्रों ने कहा, पीटीआई के कुछ नेता अपने कार्यकर्ताओं को हिंसा के लिए भड़का रहे हैं। इसके पीछे सिर्फ सियासी मकसद है। इस तरह की हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तानी अखबार द डॉन के मुताबिक हिंसा को देखते हुए पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। सभी स्कूल और कॉलेज 2 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। अहम शहरों में पैरामिलिट्री फोर्स रेंजर्स की तैनाती कर दी गई है। इस्लामाबाद, पंजाब प्रांत और पेशावर में धारा 144 लगाई गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इस वर्ष के अंत में राजस्थान में विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित हैं, जिसकी तैयारियों के भागरूप प्रधानमंत्री मोदी के हाथों करोड़ों के विकास कार्यों का राजस्थान में आगाज हुआ है। देश के प्रधानमंत्री आज एक दिन के राजस्थान दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने नाथद्वारा में भव्य रोड शो करते हुए लोगों का अभिवादन हासिल किया। नाथद्वारा में भगवान श्रीनाथ जी के दर्शन के बाद पीएम मोदी ने रेलवे लाइन सहित 5000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। इस मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये प्रोजेक्ट राजस्थान की कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। मोदी के इस दौरे के साथ ही भाजपा ने राजस्थान में चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने
राजस्थान में विकास कार्यों के उद्घाटन के मौके पर एक ही मंच से एक दूसरे पर सियासी तंज कसा। गहलोत ने प्रधानमंत्री से विपक्ष का सम्मान करने की बात की तो मोदी ने कांग्रेस के शासनकाल में रुके विकास कार्यों का जिक्र किया। लोकतंत्र की खासियत है, आज यहाँ एक मंच पे सब बैठे हुए हैं, कांग्रेस बीजेपी कोई हो, ऐसे मौके बहुत कम आते हैं। लोकतंत्र में दुश्मनी तो होती नहीं, आपस के अंदर विचारधारा की लड़ाई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका जो मैसेज है हमेशा देश को ऐसा रखे बांध के रखे, पक्ष हो या विपक्ष हो, बिना विपक्ष के पक्ष क्या होता है, विपक्ष का भी सम्मान पूरा हो। और मैं समझता हूँ कि इस दिशा में आगे बढ़ेंगे आप खुद भी, तो और ज़्यादा मजबूती के साथ में पक्ष विपक्ष मिलकर देश की सेवा करेंगे। हमारे देश में कुछ लोग ऐसी विकृत विचारधारा के शिकार हो चुके हैं इतनी नकारात्मकता से भरे हुए हैं, देश में कुछ भी अच्छा होता हुआ वो देखना ही नहीं चाहते और उन्हें सिर्फ विवाद खड़ा करना ही अच्छा लगता है। अब आपने कुछ सुना होगा, जैसे कुछ लोग उपदेश देते हैं कि आटा पहले कि डाटा पहले, सड़क पहले कि सैटेलाइट पहले। लेकिन इतिहास गवाह है कि स्थायी विकास के लिए, तेज विकास के लिए मूल व्यवस्थाओं के साथ ही आधुनिक इंफ्रा बनाना भी जरूरी होता है। जो लोग कदम कदम पर हर चीज वोट के तराजू से तोलते हैं, वो कभी देश के भविष्य को ध्यान में रखकर योजना नहीं बना पाते। भारत पर इन दिनों आईपीएल का बुखार चढ़ा हुआ है। कुछ महीनों में ही भारत में वर्ल्ड कप का आयोजन भी होने जा रहा है, जिसमें भारत पाकिस्तान की संभावित डेट सामने आई है। वनडे वर्ल्ड कप के दौरान भारत और पाकिस्तान का मैच 15 अक्टूबर को हो सकता है। आईसीसी ने वर्ल्ड कप का ऑफिशियल स्केड्यूल अभी जारी नहीं किया है। इस वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत को मिली है। टूर्नामेंट 5 अक्टूबर से 19 नवंबर के बीच खेला जाएगा। क्रिकेट वेबसाइट क्रिक बज की रिपोर्ट के अनुसार भारत पाकिस्तान मुकाबला 15 अक्टूबर को हो सकता है। इसके वेन्यू पर दोनों देशों के क्रिकेट बोर्ड के बीच सहमति नहीं बनी है। बीसीसीआई और आईसीसी की इच्छा है कि ये मैच अहमदाबाद में हो, लेकिन पीसीबी इसके लिए राजी नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड कप का पहला मुकाबला इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा सकता है। इंग्लैंड पिछले वर्ल्ड कप की विनर थी और न्यूजीलैंड उप विजेता थी। भारत अपना पहला मुकाबला चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल सकता है। अभी इसकी तारीख नहीं आई है। पाकिस्तान के खिलाफ 15 अक्टूबर यानी रविवार को मैच हो सकता है। इस दिन पाकिस्तानी टीम के कप्तान बाबर आजम का जन्मदिन भी है। खिताबी मुकाबला 19 नवंबर को खेला जाएगा। बता दें कि वर्ल्ड कप 5 अक्टूबर से शुरू हो सकता है और इसके लिए 12 वेन्यू शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, जिसमें चेन्नई और कोलकाता भी शामिल हैं। बाकी 10 वेन्यू अहमदाबाद, लखनऊ, मुंबई, राजकोट, बेंगलुरु, दिल्ली, इंदौर, गुवाहाटी, हैदराबाद और धर्मशाला है। वहीं पाकिस्तान ने एशिया क्रिकेट काउंसिल को एशिया कप के लिए नया प्रपोजल भेजा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चीफ नजम सेठी ने कहा कि अगर एसीसी मेंबर्स भारत के मैच दूसरे देशों में कराने पर राजी नहीं हैं, तो हम अपनी मेजबानी में यूएई में टूर्नामेंट करा सकते हैं, यानी पाकिस्तान एशिया कप से बाहर हो सकता है। गुजरात भीषण गर्मी से तप रहा है। आने वाले दिनों में कैसा रहेगा गुजरात का तापमान, आइए जानते हैं गुजरात के मौसम विभाग की डायरेक्टर डॉक्टर मनोरमा मोहंती से। काफ़ी सारे जगहों में मोर देन 42 डिग्री सेल्सियस रिपोर्ट हुआ है, जैसे अहमदाबाद, दिशा, ईडर, गांधीनगर, राजकोट, अमरेली, बड़ौदा, भुज, इवन सुरेंद्र नगर। और कोस्टल स्टेशंस में, कोस्टल एरिया में भी टेम्परेचर बढ़ चुका है। अभी हमने टेम्परेचर का जो डिस्कम्फर्टनेस रहेगा पूरे गुजरात स्टेट के लिए हमने मैसेज दिया है।
और कोस्टल स्टेशन में भी ह्यूमिड हॉट एंड ह्यूमिड एयर की वजह से डिस्कम्फर्टनेस रहेगा। और इंटीरियर गुजरात में भी लाइक नॉर्दर्न पार्ट ऑफ गुजरात, सेंट्रल गुजरात, इवन सेंट्रल सौराष्ट्र, कच्छ, ईस्टर्न पार्ट ऑफ गुजरात में भी हाई टेम्परेचर की वजह से भी डिस्कम्फर्टनेस रहने का संभावना है। इसलिए पूरा अगले 5-4 दिन के लिए हमने दिया है कि रहेगा ये जो हाई टेम्परेचर मेंटेन रहने का संभावना है। टेम्परेचर में अगले 4-5 दिन में ज़्यादा चेंजेस होने का कोई संभावना नहीं है। और अहमदाबाद में टेम्परेचर कल जो रिकॉर्ड हुआ है 42.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। आज भी 44 डिग्री सेल्सियस तक जाने का संभावना है और कल के लिए भी 44 डिग्री सेल्सियस जा सकता है। डे 3 यानी 13 तारीख में 12 तारीख में 1 डिग्री टेम्परेचर घट सकता है। 12, 13, 14 में ग्रेजुअल फॉल इन द सेंस नो लार्ज चेंज में रहेगा, 1 डिग्री घट सकता है। पूरे कुल मिला के गुजरात स्टेट में हीटिंग रहेगा, टेम्परेचर ज़्यादा रहने का संभावना है। इसके कारण से पूरे गुजरात जनता के लिए इवन एनिमल्स और प्लांट का केयर लेना ज़रूरी है और ज़्यादातर पानी पीना ज़रूरी है। बाहर 11 बजे से लेके 3 बजे तक जो बाहर एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, सनलाइट में बाहर ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए और मोस्टली घर में रहें अनटिल अनलेस एनी इमरजेंसी वर्क नहीं है तो मोस्टली घर में रहें और ज़्यादातर पानी और छाछ पिए। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। शादी बाय मैरियट यानी आपके लिए एवरलास्टिंग मेमोरीज, स्पेशल हॉस्पिटैलिटी, सर्विस एंड बेस्ट केयर। यस, फेयरफील्ड बाय मैरियट वडोदरा के शादी बाय मैरियट में परफेक्ट वेन्यू, ब्यूटीफुल एम्बियंस, सेंट्रल लोकेशन और कोर्स डिलीशियस मेन्यू, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह। एंड यस, एवरलास्टिंग हैप्पीनेस टू। So step into your fairy tale and contact Shadi specialist of Fairfield by Marriott Vadodara on 63588 71014. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ बढ़े, देश मेरे, देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ बढ़े, देश मेरे, देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय।
मैरिएट यानी आपके लिए एवरलास्टिंग मेमोरीज, स्पेशल हॉस्पिटैलिटी, सर्विस एंड बेस्ट केयर। यस, फेयरफील्ड बाय मैरियट वडोदरा के शादी बाय मैरियट में परफेक्ट वेन्यू, ब्यूटीफुल एम्बियंस, सेंट्रल लोकेशन और कोर्स डिलीशियस मेन्यू, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह। एंड यस, एवरलास्टिंग हैप्पीनेस टू। So step into your fairy tale and contact Shadi Specialist of Fairfield by Marriott Vadodara on 63588 71014. 2 दिन बाद 12 मई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वे गांधीनगर से ही विभिन्न लोकार्पण, भूमि पूजन और उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिस पर गुजरात के कैबिनेट मंत्री ऋषिकेश पटेल ने जानकारी दी। મોદી સાહેબ 12-5ના દિવસે ગાંધીનગર મુકામે ને ગુજરાતના પ્રવાસે આવી રહ્યા છે. 10 વાગે અમદાવાદ આવશે. અમદાવાદ આવ્યા પછી ભારતીય શિક્ષણ સંઘ દ્વારા આયોજિત કાર્યક્રમ પરિવર્તનના કેન્દ્રમાં શિક્ષકો એ વિષય ઉપર 29મું અધિવેશન છે, જેનું નિમંત્રણ સ્વીકાર કરી અને ગુજરાત યજમાન છે, ત્યારે એ કાર્યક્રમમાં પણ આપશે. એ કાર્યક્રમ 11 વાગ્યાનો રહેશે અને 12 વાગે ગુજરાતની અંદર 4400 કરોડના કામોના ખાતમુહૂર્ત અને ભૂમિપૂજન, એમાં પણ આવાસોત્સવ તરીકે લગભગ 2000 કરોડના ખર્ચે જે ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના માણસોને આવાસ પૂરો પાડવા માટે લગભગ સંખ્યા જો કહું તો 42,000થી પણ વધારે આવાસોના લોકાર્પણ પણ કરવાના છે અને સાથે સાથે પાણી પુરવઠા, માર્ગ મકાન, જીઆઈડીસી, શહેરી વિકાસ વિભાગ દ્વારા પણ ખૂબ બધા કામોના ખાતમુહૂર્ત અને લોકાર્પણના કામો એ દિવસે જ સાહેબ દ્વારા થવાના છે. આમ જે 2 મહત્વના કાર્યક્રમ, 11 વાગે શિક્ષક સંઘનો કાર્યક્રમ અને બીજો કાર્યક્રમ 4400 કરોડના ખર્ચે ગુજરાતમાં કામોના લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્તના કામો, આ બંને આદરણીય પ્રધાનમંત્રી મોદી સાહેબના હસ્તે થવાના છે. બપોરનો સમય રિઝર્વ છે. એના પછી ગિફ્ટ સિટી ખાતે મુલાકાત લઈ અને જુદા જુદા ઉદ્યોગકારો અને સાથે યુનિવર્સિટીના વિશેષ અને જે મહાનુભાવો, વિશેષ વ્યક્તિઓ સાથે પણ એ મળવાના છે. એના પછી સાહેબ લગભગ 5 વાગ્યાની આજુબાજુ दिल्ली मुकामे प्रस्थान करसे. गुजरात की दाहोद जिला कोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए 6 साल की बच्ची पर बलात्कार और हत्या के आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। सन 2020 में दाहोद के गरबाड़ा के तालाब पलिया में 6 साल की मासूम बच्ची पर शैलेश मावी नामक बलात्कारी ने दुष्कर्म करने के बाद बच्ची की हत्या कर डाली थी। इस मामले शैलेश मावी को फांसी की सजा और 25,000 रुपए दंड किया गया है। गरबाड़ा 302-376 પોક્સો એક્ટના ગુનામાં આરોપી સામેનું તપાસના અંતે તપાસ કરનાર અધિકારીએ ચાર્જશીટ રજૂ કરતા CK ચૌહાણ સાહેબની કોર્ટમાં આ કેસ ચાલી ગયો હતો, જેમાં 28 જેટલા મૌખિક શાયદો તપાસવામાં આવ્યા અને 94 જેટલા દસ્તાવેજી પુરાવા રજૂ કરવામાં આવ્યા અને ફરિયાદ પક્ષ દ્વારા આરોપીની સંડોવણીની નિશંકપણે પુરવાર કરવામાં આવી. ભોગ બનનારની ઉંમર 6 વર્ષની હતી. આખા કેસમાં કોઈ પણ શાહિદને ફરી ગયેલો જાહેર કરવામાં આવેલો નથી. તમામે તમામ શાયદોએ ફરિયાદ પક્ષના કેસને સમર્થન આપેલું છે અને મેડિકલ ઓફિસર, એક્ઝિક્યુટિવ મેજિસ્ટ્રેટ, સાયન્ટિફિક ઓફિસર આમના પુરાવા ખૂબ મહત્ત્વના રહ્યા અને એના કારણે આજે સ્પેશિયલ પોક્સો કોર્ટના જજ શ્રી CK ચૌહાણ સાહેબે આરોપીને 363માં સજા અને દંડ કર્યો. 7 વર્ષની સજા અને દંડ. 302ના ગુનામાં અને પોક્સો એક્ટના ગુનામાં આજીવન કેદની અંતિમ શ્વાસ સુધીની સજા અને દંડ કરવામાં આવ્યો અને પોક્સો એક્ટની કલમ 6 મુજબ
ડેથ સેન્ટન્સ મૃત્યુદંડની સજા અને દંડ ફરમાવવામાં આવ્યો છે. અગાઉ 96માં બન્યો હતો તે વખતે ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટની સ્થાપના નહોતી થઈ, પણ દાહોદ ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટની સ્થાપના થયા પછી પહેલો, પણ આ અગાઉ 2 મહિના પહેલાં લીમખેડામાં પણ फांसी सजा आवा प्रकार केस में थी है। गुजरात के वडोदरा के छाणी में नागरिकों को आ रही पानी की दिक्कतें सुलझाने के लिए भूगर्भ संप बनाने की कार्यवाही शुरू की गई है। कहने को तो गुजरात का वडोदरा शहर स्मार्ट सिटी है, लेकिन आज भी कई इलाकों में लोगों को पानी की किल्लत परेशान करती है। इस समस्या को सुलझाने के लिए वडोदरा कॉरपोरेशन लगातार कार्यरत है। इसी क्रम में छाणी में पानी की टंकी के पास भूगर्भ संप बनाने की कार्यवाही का गुजरात सरकार के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल, मेयर नीलेश राठौड़, विपक्ष नेता अमीरावत की उपस्थिति में भूमि पूजन किया गया। साथ ही इस मौके पर कांग्रेस के स्थानीय नगर सेवकों की भी उपस्थिति रही। ये छानी विस्तार में एक बहुत दिनों से एक प्रश्न था कि छानी के गांव के लोगों के पानी जितना चाहिए उतना मिल नहीं रहा था। उसका जो कारण था, उसमें एक कारण महत्व का ये था कि यहाँ की जो कैपेसिटी है, यहाँ का ओवरहेड जो टैंक है जहाँ हम खड़े, उसकी 30 mld की कैपेसिटी है, पर यहाँ जो संप है, अभी एग्जिस्टिंग जो संप है उसकी कैपेसिटी 6.5 mld की है। अब जब अभी महानगर पालिका के मेयर श्री नीलेश राठौड़ द्वारा जब ये खातमुहूर्त हुआ है, 1.5 करोड़ की लागत से जो नया संप बनने वाला है उसकी कैपेसिटी 20 लाख लीटर है। तो 20 लाख लीटर और ये 6.5 लाख लीटर का इकट्ठा करके और ऊपर के टाँकी के साथ उसका इंटरकनेक्टिविटी करने के बाद छानी विस्तार के सभी सोसाइटियों को, सभी नागरिकों को अच्छी तरह से पानी का वितरण होगा, ये मुझे खातरी है। टैंक डिज़ाइन की थी 24/7 वाटर सप्लाई के लिए, जो छानी में नेटवर्क डाला गया ऑलमोस्ट 7 ईयर्स के पहले, पर वो 24/7 कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। कॉरपोरेशन ने दोनों जगह 24/7 में मिजरेबली फेल किया है और इसी टैंक से और भी जगह जिसके लिए डिज़ाइन नहीं थे वहाँ भी कनेक्शन दिए हुए है, तो ओवरऑल प्रेशर की कमी आ रही थी। और यहाँ पर ओवरहेड टैंक में तो कैपेसिटी है पर रिजर्वर कम था, तो रिजर्वर की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आज एक नया रिजर्वर के लिए हमने इनॉग्रेशन सेरेमनी तो किया है। इससे प्रैक्टिकली थोड़ी बहुत लोगों को राहत ज़रूर मिलेगी, पर परमानेंट सॉल्यूशन तो तभी आएगा जब नए सोर्स कॉरपोरेशन लाएगा, क्योंकि जैसे शहर बढ़ता है डिमांड बढ़ती है, पर 27 साल में एक ही स्रोत नया आया, वो 50 mld का जो आया, तब तक तो दूसरा 65 mld, तो सिर्फ ओजी एरिया का डिमांड बढ़ गया। तो बेसिकली डिमांड से सप्लाई कम है तो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और उसके साथ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के प्रॉब्लम, ये नेटवर्क में थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट होगा तो थोड़ी लोगों को पानी की किल्लत कम ज़रूर होगी, पर लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के लिए नए सोर्स भी बनाने पड़ेंगे। गुजरात के वडोदरा में इंडो इजराइल टूरिज्म विकसित करने के भागरूप टीम वडोदरा द्वारा एक खास कल्चरल सेंटर बनाने की योजना बनाई गई है। वडोदरा के निजामपुरा में इजराइल यहूदी कब्रिस्तान है। ये जगह कॉरपोरेशन के अंतर्गत आती है। यहाँ इंडो इजराइल टूरिज्म को विकसित करने के भागरूप कल्चरल सेंटर बनाने की योजना पर विचार विमर्श के लिए विधानसभा के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल, मेयर नीलेश राठौड़, पूर्व मेयर भरत शाह, भाजपा नेता राजेश आयरे, प्रदीप जोशी, विशेषज्ञ निकेतन कॉन्ट्रैक्टर ने मौके का मुआयना किया। ये 200 साल पुराना इतिहास है, सयाजीराव जी के टाइम का है। सयाजीराव गायकवाड़ जी ने ये जगह दी थी यहूदियों को कब्रिस्तान के लिए, इसलिए इसका नाम इजरायली कब्रिस्तान पड़ा हुआ है। ये ऐसा था कि यहूदी यहाँ भी रहते थे, थोड़े बड़ौदा में थे, थोड़े अहमदाबाद में थे। 1947 के बाद जब इजराइल आज़ाद हुआ तो ये लोग वापस चले गए, काफ़ी लोग वापस चले गए, 90% के ऊपर। तो आप देख सकते हो कि उनका ऐसे मेंटेन बराबर नहीं हो सका था। फिर भी कॉरपोरेशन ने किया था, वॉल की थी, यहाँ से थोड़े एंक्रोचमेंट्स थे, वो HS पटेल ने दूर करवाए थे, राइट। और जिगीशा बहन ने हमारी मदद की थी, भरत भाई ने हमारी मदद की थी। तो ये वॉल बनाई, अब इसको क्लीन करवा के प्रॉपरली करना है। और हमारे हाई कमिश्नर ने ऐसा कहा कि यहाँ एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, ऐसा एक प्रेजेंटेशन यहाँ करना है। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने ये जगह यहूदियों को दी हुई थी। यहाँ हम अगर देखेंगे तो 1837 से लेकर 1857, 1837 से लेकर अलग अलग जगह पे ये सब कबर रखी हुई है। तो एक इंडो इजराइल कल्चरल सेंटर और एक सिस्टर सिटी का भी जो बड़ौदा के साथ इजराइल के सिस्टर सिटी का जो एक प्रोजेक्ट हमने लिया हुआ है,
उसकी तहत ये इस तरह से हो सकता है कि बड़ौदा की संस्कृति महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ जी की जो देन है, उसमें ये यहूदियों की कब्रिस्तान अपने आप में पूरे देश में शायद इस तरह से कॉरपोरेशन द्वारा संभाला हुआ और अच्छी तरह से हम इसको अगर रिस्टोर कर सकते हैं तो दो संस्कृति एक साथ उजागर हो सकती है। और इसके लिए मैं सबसे पहले महानगर पालिका के हमारे मेयर श्री नीलेश बी राठौड़ साहब का तहे दिल से बहुत आभार मानता हूँ। और साथ ही में इस इतिहास को जमा करने में जिन्होंने पूरी ज़िंदगी निकाल दी है, ऐसे निकुबे का भी बहुत आभार मानता हूँ। और अगले दिनों में जब हम कुछ नया बड़ौदा में कर रहे टीम बड़ोदरा की ओर से, तब इसको भी प्राधान्य दिया जाएगा और भारत देश और इजराइल देश की संस्कृति एक साथ खड़ी हो सकती है। हज यात्रा पर जाने के इच्छुक सूरत के मुस्लिम बंधुओं ने अपनी दिक्कतों पर केंद्र अल्पसंख्यक मोर्चा के मंत्री और हज कमेटी ऑफ इंडिया को सूरत कलेक्टर के जरिए आवेदन पहुंचाया है। हज यात्रा पर जाना हर मुसलमान का सपना होता है और हर वर्ष लाखों की संख्या में देश विदेश के मुस्लिम बंधु हज यात्रा पर जाते हैं। इस वर्ष हज कमेटी द्वारा हज यात्रा के शुल्क में बढ़ोतरी की गई है। मुंबई और अहमदाबाद एयरपोर्ट के चार्जेस में भी काफी बड़ा अंतर है, जिस पर सूरत के मुस्लिम बंधुओं ने आपत्ति जताई है। છેલ્લા 4 વર્ષનો સિનારીઓ અને રેશિયો જોવામાં આવે તો ગુજરાતના હાજીઓ માટે અમદાવાદથી અમદાવાદ એરપોર્ટથી જ જિદ્દા એરપોર્ટ જવા માટે વ્યવસ્થા હજ કમિટી દ્વારા કરવામાં આવે છે। એનું ફેર અને મુંબઈ દ્વારા જે ફેર લેવામાં આવે છે તેમાં 4 થી 5 હજાર રૂપિયાનો ફરક હતો। 2022માં કોરોના કાળ દરમિયાન પણ ફરક 4 થી 5 હજાર રૂપિયા જ જોવા મળેલો હતો, જે આ વર્ષે લગભગ 68,000 રૂપિયાનો વધારો જોવા મળી રહ્યો છે। એટલે આ જે ગુજરાતના હાજીઓ માટે જે અન્યાયકર્તા છે, એમ્બાર્કેશન પોઈન્ટ જો મુંબઈ ગુજરાતના હાજીઓ લેતા તો એમને 3,04,000 થતે, પણ ગુજરાતના હાજીઓ ગુજરાતી પેઢી અને ગુજરાતને વરનારા છે, એટલે ગુજરાતના તમામ હાજીઓએ પોતાનું એમ્બાર્કેશન પોઈન્ટ અમદાવાદ મુકામે રાખેલ છે। આ એમ્બાર્કેશન પોઈન્ટ જો મુંબઈ મુકામે રાખવામાં આવ્યું હોતે તો દરેક ગુજરાતી હાજીઓને ફાયદો થતે, પણ ગુજરાતી જે છે તે પોતાની માતૃભૂમિને છોડતા નથી, એટલે એ લોકોએ પોતાનું એમ્બાર્કેશન પોઈન્ટ અમદાવાદ મુકામે રાખ્યું છે અને તેનું ભોગવી રહ્યા છે। બીજા સ્ટેટ કરતાં જે ભાવ છે તેના કરતાં લગભગ 68,000 રૂપિયા વધારે લેવામાં આવી રહ્યા છે। એટલે મારી તમામ માન્ય માઇનોરિટી અફેર્સના મંત્રીશ્રી, સીઓ હજ કમિટી, સ્ટેટ હજ કમિટી, સીઓ સેન્ટ્રલ હજ કમિટી ને નામદાર કલેક્ટરશ્રી દ્વારા એવી મારી રજૂઆત છે કે જે ફરક લેવામાં આવે તે ફક્ત એરફેરનો લેવામાં આવે। જે મુંબઈથી અમદાવાદનો જે એરફેરનો ડિફરન્સ હોય છે તે અમારી પાસે વસૂલ કરવામાં આવે, પણ અહીંયા એરફેર નહીં, એરફેર 13 ગણું વધારે વસૂલ કરવામાં આવી રહ્યું છે। એરફેર 4,000 રૂપિયા છે, તેના બદલે 68,000 રૂપિયા લેવામાં આવી રહ્યું છે। એટલે આજે 13 ગણાનો જે વધારો ગુજરાતના હાજીઓ પર ઝીંકવામાં આવી રહ્યો છે તેવો વધારો દૂર કરી ને ફક્ત એરફેરનું ડિફરન્સ લઈ ત્રીજો હપ્તા અમારી પાસેથી લઈને અમને પવિત્ર હજ યાત્રા મુકામે હજ કમિટી દ્વારા અને ભારત સરકાર મોકલે એવી અમારી નમ્ર વિનંતી છે। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। शादी बाय मैरिएट यानी आपके लिए एवरलास्टिंग मेमोरीज, स्पेशल हॉस्पिटैलिटी, सर्विस एंड बेस्ट केयर। यस, फेयरफील्ड बाय मैरियट वडोदरा के शादी बाय मैरियट में परफेक्ट वेन्यू, ब्यूटीफुल एम्बियंस, सेंट्रल लोकेशन और कोर्स डिलीशियस मेन्यू, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह। एंड यस, एवरलास्टिंग हैप्पीनेस टू। So step into your fairy tale and contact Shadi specialist of Fairfield by Marriott Vadodara on 6358 71014. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े।
को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। शादी बाय मैरियट यानी आपके लिए एवरलास्टिंग मेमोरीज, स्पेशल हॉस्पिटैलिटी, सर्विस एंड बेस्ट केयर। यस, फेयरफील्ड बाय मैरियट वडोदरा के शादी बाय मैरियट में परफेक्ट वेन्यू, ब्यूटीफुल एम्बियंस, सेंट्रल लोकेशन और कोर्स डिलीशियस मेन्यू, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह। एंड यस, एवरलास्टिंग हैप्पीनेस टू। So step into your fairy tale and contact Shadi specialist of Fairfield by Marriott Vadodara on 6358 71014. हज यात्रा पर जाने के इच्छुक सूरत के मुस्लिम बंधुओं ने अपनी दिक्कतों पर केंद्र अल्पसंख्यक मोर्चा के मंत्री और हज कमेटी ऑफ इंडिया को सूरत कलेक्टर के जरिए आवेदन पहुंचाया है। हज यात्रा पर जाना हर मुसलमान का सपना होता है और हर वर्ष लाखों की संख्या में देश विदेश के मुस्लिम बंधु हज यात्रा पर जाते हैं। इस वर्ष हज कमेटी द्वारा हज यात्रा के शुल्क में बढ़ोतरी की गई है। मुंबई और अहमदाबाद एयरपोर्ट के चार्जेस में भी काफी बड़ा अंतर है, जिस पर सूरत के मुस्लिम बंधुओं ने आपत्ति जताई है। છેલ્લા 4 વર્ષનો સિનારીઓ અને રેશિયો જોવામાં આવે તો ગુજરાતના હાજીઓ માટે અમદાવાદથી અમદાવાદ એરપોર્ટથી જ જિદ્દા એરપોર્ટ જવા માટે વ્યવસ્થા હજ કમિટી દ્વારા કરવામાં આવે છે। એનું ફેર અને મુંબઈ દ્વારા જે ફેર લેવામાં આવે છે તેમાં 4 થી 5 હજાર રૂપિયાનો ફરક હતો। 2022માં કોરોના કાળ દરમિયાન પણ ફરક 4 થી 5 હજાર રૂપિયા જ જોવા મળેલો હતો, જે આ વર્ષે લગભગ 68,000 રૂપિયાનો વધારો જોવા મળી રહ્યો છે। એટલે આ જે ગુજરાતના હાજીઓ માટે જે અન્યાયકર્તા છે, એમ્બાર્કેશન પોઈન્ટ જો મુંબઈ ગુજરાતના હાજીઓ લેતા તો એમને 3,04,000 થતે, પણ ગુજરાતના હાજીઓ ગુજરાતી પેઢી અને ગુજરાતને વરનારા છે, એટલે ગુજરાતના તમામ હાજીઓએ પોતાનું એમ્બાર્કેશન પોઈન્ટ અમદાવાદ મુકામે રાખેલ છે। આ એમ્બાર્કેશન પોઈન્ટ જો મુંબઈ મુકામે રાખવામાં આવ્યું હોતે તો દરેક ગુજરાતી હાજીઓને ફાયદો થતે, પણ ગુજરાતી જે છે તે પોતાની માતૃભૂમિને છોડતા નથી, એટલે એ લોકોએ પોતાનું એમ્બાર્કેશન પોઈન્ટ અમદાવાદ મુકામે રાખ્યું છે અને તેનું ભોગવી રહ્યા છે। બીજા સ્ટેટ કરતાં જે ભાવ છે તેના કરતાં લગભગ 68,000 રૂપિયા વધારે લેવામાં આવી રહ્યા છે। એટલે મારી તમામ માન્ય માઇનોરિટી અફેર્સના મંત્રીશ્રી, સીઓ હજ કમિટી, સ્ટેટ હજ કમિટી, સીઓ સેન્ટ્રલ હજ કમિટી ને નામદાર કલેક્ટરશ્રી દ્વારા એવી મારી રજૂઆત છે કે જે ફરક લેવામાં આવે તે ફક્ત એરફેરનો લેવામાં આવે। જે મુંબઈથી અમદાવાદનો જે એરફેરનો ડિફરન્સ હોય છે તે અમારી પાસે વસૂલ કરવામાં આવે, પણ અહીંયા એરફેર નહીં, એરફેર 13 ગણું વધારે વસૂલ કરવામાં આવી રહ્યું છે। એરફેર 4,000 રૂપિયા છે, તેના બદલે 68,000 રૂપિયા લેવામાં આવી રહ્યું છે। એટલે આજે 13 ગણાનો જે વધારો ગુજરાતના હાજીઓ પર ઝીંકવામાં આવી રહ્યો છે તેવો વધારો દૂર કરી ને ફક્ત એરફેરનું ડિફરન્સ લઈ ત્રીજો હપ્તા અમારી પાસેથી લઈને અમને પવિત્ર હજ યાત્રા મુકામે હજ કમિટી દ્વારા અને ભારત સરકાર મોકલે એવી અમારી નમ્ર વિનંતી છે। गुजरात के वडोदरा के छाणी अर्बन हेल्थ सेंटर में पहली बार 2 बच्चियों का जन्म हुआ है। उन्हें सरकारी योजना का लाभ दिया गया। छाणी के अर्बन हेल्थ सेंटर का कुछ महीनों पहले ही शुभारंभ हुआ है। यहाँ अब तक 6 बच्चों का जन्म हुआ है। इस सेंटर में सबसे पहले 2 बच्चियों का जन्म हुआ था। उन्हें भेंट स्वरूप भारत सरकार के भारतीय पोस्ट विभाग द्वारा अमल में लाई गई बचत योजना महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट की जमा राशि पासबुक के रूप में बच्चियों और उनकी माताओं को दी गई। इस मौके पर वडोदरा मेयर नीलेश राठौड़, भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह, वार्ड नंबर 2 के नगर सेवक महावीर सिंह राज पुरोहित समेत के अग्रणी उपस्थित रहे। इस मौके पर बच्चियों की माताओं को 1 महीने की किट के साथ 5,000 का चेक अर्पण किया गया। स्थानीय नगर सेवक महावीर सिंह राजपुरोहित द्वारा छाणी के अर्बन हेल्थ सेंटर में गर्भवती महिलाओं और अन्य मरीजों को दोनों वक्त का भोजन देने का सामाजिक कार्य पिछले कई महीनों से किया जा रहा है। भारतीय डाक विभाग द्वारा एक योजना लाए हैं। इन दिनों में 1 अप्रैल को 2023 को ये योजना अमल में आई है। ये योजना के तहत महिलाओं को कम से कम 1,000 और अधिक से अधिक 2 लाख रुपए 2 वर्ष के लिए एफडी के रूप में उनको रख सकते हैं। खास इस योजना में महिलाओं को 7.5% से ब्याज मिलता है। ये महत्व की बात है। आज छाणी सीएससी सेंटर में प्रथम 2 जो डिलीवरी हुई उन माताओं के नाम पे हमारी सनातन संस्थान के द्वारा 5-5 हज़ार की 2 महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट यानी कि एफडी के भाग रूप में उनको 2 सर्टिफिकेट प्रदान किए हैं। 2 साल की एफडी हो
के रूप में उनको प्रदान किया। केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी द्वारा ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग किए जाने पर वडोदरा आम आदमी पार्टी ने आपत्ति जताई। दिल्ली के शराब नीति घोटाले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कई दिनों से जेल में हैं। वहीं इस मामले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसका वडोदरा आम आदमी पार्टी ने पत्रकार परिषद में विरोध किया। जैसे कि सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी घोटाले और लोगों को गुमराह करने में एक्सपर्ट है, उसी तरह उन्होंने जो मनीष सिसोदिया जी है और आम आदमी पार्टी है, माननीय अरविंद केजरीवाल जी है, उन पे गलत आरोप लगा के भ्रष्टाचार के 100 करोड़ का लिकर कौभांड जो है, शराब घोटाला जो है, उसके अंदर उनको चार्जशीट किया गया, उनको जेल में डाला गया। उस अनुसंधान में 6 तारीख को आप अगर देखेंगे तो कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट एक ऑर्डर सुनाया है, उसमें स्पष्टता की हुई है कि ईडी सीबीआई के पास ऐसे कोई भी पैसों के पुरावे नहीं है। और हम मांग करते हैं कि ये जो झूठ फैलाया गया है, नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी उसकी माफ़ी मांगे और जो भी एक्शन लेने हैं, ऐसे जो तथाकथित गलत तरीके के आरोप है उस पर सरकार के द्वारा भी एक्शन लिए जाए, कोर्ट के द्वारा भी इसका संज्ञान लेके एक्शन लिए जाए, ऐसी हमारी मांग है। गुजरात के वडोदरा में जल आपूर्ति विभाग द्वारा आजवा रोड पर बैलेंसिंग रिजर्वायर पर नए बूस्टर का भूमि पूजन किया गया। वडोदरा के पूर्वी इलाके में कम प्रेशर से आने वाले पानी की समस्या सुलझाने के लिए कॉरपोरेशन लगातार प्रयासरत है। इसी के भागरूप 24.72 लाख के खर्च से एकता नगर निकट बैलेंसिंग रिजर्वायर पर बूस्टर लगाने के काम का भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर मेयर नीलेश राठौड़, स्टैंडिंग अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल और स्थानीय नगर सेवक उपस्थित रहे। हमारा पूर्व विस्तार है, वहाँ लो प्रेशर का कंप्लेन आती रहती है। उसके अनुसंधान में ही आज हमने यहाँ पे जो सरदार एस्टेट से जो पानी आजवा और शाहजीपुरा में जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तो उसको यहाँ स्टोरेज करके उसके बाद यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो प्रेशर में उनमें फ़ायदा होगा। ये कामगिरी का आज खातमुहूर्त किया है। ये खर्चा कम है लेकिन उसका लाभ ज़्यादा है। खर्चा 24-25 लाख का ही खर्चा है, लेकिन उसका 50,000 जैसे फैमिली 50,000 लोगों को इससे फ़ायदा होगा। आजवा रोड जहाँ पे एकता नगर 4 रास्ता है, वहाँ वडोदरा महानगर पालिका का बैलेंसिंग रिजर्वायर है। अभी हाल ही में एक नया जोड़ान की बात स्थायी समिति ने मंजूर की थी, उसका आज मेयर श्री के हस्ते खातमुहूर्त है। साथ में वार्ड 4 एवं 5 के काउंसिलर और पदाधिकारी के साथ संगठन की टीम यहाँ पे इस कार्यक्रम में उपस्थित है। ये एक काम होने से यहाँ के जो लो प्रेशर का पानी का प्रॉब्लम था वो महदअंश से सॉल्व होगा। खिलाड़ियों को खेल क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए समर वैकेशन को ध्यान में रखते हुए वडोदरा में विभिन्न खेल गतिविधियों का आयोजन किया गया। गुजरात सरकार अलग अलग खेलों में खिलाड़ियों को लगातार आगे बढ़ा रही है। इन दिनों गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं। ऐसे में खिलाड़ियों की स्किल बढ़ाने के लिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात के अंतर्गत आने वाले जिला खेल विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा वडोदरा में समर कैंप अंतर्गत 12 खेल गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें 900 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया। गुजरात की ओर से सरकार श्री द्वारा जो समर कैंप का 10 दिन का आयोजन हुआ था, उसमें वडोदरा महानगर पालिका में 12 स्पोर्ट्स जैसे कि चेस, स्विमिंग, हॉकी, कबड्डी, खो खो, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस और बैडमिंटन गेम का आयोजन बड़ौदा में हुआ था, जिसमें अच्छे रिस्पांस हम लोगों को मिले हैं। बच्चे मैदान को इतनी गर्मी में भी नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। सरकार की तरफ से जो भी इन लोग बच्चों के लिए सहयोग मिला है, उससे सारे बच्चों का और उनके पेरेंट्स का अच्छा रिस्पांस हमें मिला है। आज रमत गमत युवा एवं सांस्कृतिक विभाग के द्वारा बड़ौदा के अंदर कुल 12 गेमों का 10 दिन का समर कैंप था। आप देख रहे हो 900 से ज़्यादा बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और ये समर कैंप के अंदर उनको राज्य सरकार द्वारा उनको फूड की व्यवस्था की गई है। अलग अलग गेम के जो बच्चे उनको किट की व्यवस्था की गई है
तो आप देख सकते हो कि 900 बच्चों ने आज यहाँ पे 10 दिन का समर कैंप करके बच्चे बहुत ही खुश है। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।